नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमने यहां पर इस मंच पर सादर आमंत्रित किया है वरिष्ठ कवि साहित्यकार और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक को। थोड़ी देर में हम आज के विशेष अतिथि को चंडीगढ़ से यहां पर इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम आज का ये कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। आइए चंडीगढ़ से जोड़ते हैं वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्री माधव कौशिक को। प्रणाम करता हूं। नमस्कार कौशिक जी। नमस्कार रैना जी, नमस्कार। नमस्ते बहुत नमस्ते। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा लगा मिलके। आप जैसे वरिष्ठ मित्रों से मिलना वाकई ये भी मिलने का एक खास तरीका है आज के युग का। बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल। दूरियों को समाप्त कर दिया है इस तो टेक्नोलॉजी ने। वास्तव में जब कौशिक जी, भाई साहब, क्या हुआ कि जब कोरोना का समय आया था ना, उस बिल्कुल। समय हम एक दूसरे से इतना कट गए थे, इतनी दूरियां हो गई और अकेले पड़ गए। तो मैंने सोचा क्यों न इस माध्यम का लाभ उठाया जाए और फिर मैंने अब साहित्यकार मित्रों से जुड़ना शुरू कर दिया। तो नरेंद्र कोहली जी से मैंने इंटरव्यू कर लिया, मैंने डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी से किया, दिव्यक रमेश जी से किया, प्रेम जन्मे जी से किया, किस किस के डॉक्टर दामोदर खड़से साहब से किया, बहुत सारे मित्रों से मैंने जुड़ा। और आपको आश्चर्य होगा, अभी तक लगभग 350 कार्यक्रम हो गए इस मंच पर, वाह। और जो मेरे फेसबुक पर उपलब्ध है। अच्छा, आपको एक सुखद समाचार दे रहा हूं, बहुत सारे मित्र जुड़ गए। सदानंद मिश्र जी गुड़गांव से जुड़ गए, आशमा कौल जी जुड़ गई, रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए और अनिदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई, अटलांटा से। आपका वाह। कार्यक्रम देख रही है। तो मैं मैं अपने मैं मित्रों का हार्दिक मैं स्वागत इन कर। सभी मित्रों का अभिवादन करता हूँ। ये तो मेरा मानस परिवार है। इतना बड़ा देश अलग अलग जरूर रहते हैं लेकिन परिवार एक ही है। परिवार तो एक ही है और खास बिल्कुल करके जो हमारे साहित्यकार परिवार जो है, साहित्यिक बिल्कुल। परिवार है, वो तो एक है। तो पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पूरा संसार, पूरा विश्व तो अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। अच्छा, बसंत परिहार जी अहमदाबाद से जुड़ गए, अशोक मिश्री जी जुड़ गए। मैं उनके मित्रों का स्वागत करना चाहता हूं। उनके लिए आप दो शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं रैना जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मानस परिवार से एक साथ जोड़ दिया सभी मित्रों के। और जितने आयोजन आपने किए हैं वो सारे के सब, मैं मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट आया और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इसके साथ पूरे परिवार से मिलने का अवसर ही नहीं दिया, बल्कि एक संवाद भी, ये भी एक तरीका है बातचीत करने का। और सबसे बड़ा ये है कि इस टेक्नोलॉजी ने, जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में एक यही माध्यम था जिसने समाज में जीवंतता बनाए रखी है। हमने अपनी साहित्य अकादमी की जितनी गतिविधियां थी इसी के माध्यम से की और हमने हजारों आयोजन किए। और लेखकों ने एक बड़ा अच्छा काम किया रैना जी कि समाज में जो डिप्रेशन आता है, जो सेंस ऑफ डिप्रेशन थी, उसको भी खत्म किया इसने। सही जिससे बात है, घर में बिल्कुल सही। बैठे थे लेकिन ऐसा लगता था जैसे हम पूरी दुनिया से बात कर रहे हैं, हिस्सा बने हुए हैं। तो एक कई बार ये ऐसा होता है कि संकट काल में कोई ना कोई ईश्वर रास्ता दिखा देता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है ये एक रास्ता ऐसा दिखाया जिसने उस संकट काल का जो आफ्टर इफेक्ट था, कम से कम उसको तो कम किया। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जैसे जो प्रसार भारती के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं जिसको इस सारी चीज की नॉलेज थी, हम तो आप जैसों की आज्ञा का पालन करते थे कि भाई ऐसे नहीं नहीं क्लिक नहीं करिए, ऐसे भी। नहीं, देखिए तो देखिए ये कौशिक जी, बहुत मेरा अच्छा भी रहा। सौभाग्य है कि आज आपने समय निकाला हमारे साथ, आप नहीं नहीं। जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस पटल की तरफ से
आपको आत्मीय और हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनने के लिए। ये मन प्रसन्न हुआ जिस दिन ये पता चल गया कि आप इसके अध्यक्ष बन गए हैं साहित्य अकादमी के। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आप सबका अभिनंदन, और एक तरह से मित्रों की शुभकामनाओं का ही परिणाम है कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मुझे। और एक बात मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, जब हमारा ये चुनाव संपन्न हुआ और मुझे खबर मिली और मीडिया के मित्रों ने मुझे घेर लिया और मेरे जब उन्होंने पहली बाइट ली, तो मैंने रैना जी एक बात कही थी जी कि साहित्य अकादमी का जो चुनाव है बाकी चुनावों से अलग होता है। उसमें कोई व्यक्ति नहीं जीतता, हमेशा भारतीय साहित्य की जीत होती है। और मैं अपनी इस जीत को सभी लेखकों को समर्पित कर रहा हूँ, ये उन्हीं की जीत है। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी तो जी जी। एक तरह से भारतीय साहित्य की जीत है, उसकी विजय है, और हम सब तो निमित्त मात्र हैं उसके। सेवा करने का अवसर मिला, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सर। सर कौशिक जी, आपका परिचय जो मेरे पास है इतना विस्तृत है, लेकिन मैं संक्षिप्त में अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि आज के हमारे जो इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, वरिष्ठ कवि साहित्यकार श्री माधव कौशिक। आप के अभी तक 16 गजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, खंड काव्य 2, नवगीत की पुस्तकें 3, कथा संग्रह 3, कविता संग्रह 3, बाल साहित्य 2, अनुवाद की पुस्तकें 2, संपादन की पुस्तकें 3, आलोचना की समीक्षा की पुस्तकें 2, शोध कार्य आप पर 12 शोधार्थियों ने किया है, जो मुझे सोचना है। और साथ में आप आकाशवाणी और दूरदर्शन से लगातार कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं, और आपकी कई पुस्तकों का, कई रचनाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा काम यह है सर, आपको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है आपके साहित्य में इस योगदान के लिए। मैं पुनः आपका इस पटल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थोड़ा सा हम आपकी साहित्यिक यात्रा पर बात करना चाहते हैं। कब से आपको ये बोध हुआ कि आप कवि बनना चाहते हैं? क्या कोई प्रेरणा थी साथ में, या वातावरण था घर का ऐसा, परिवार का? नहीं उपेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सच भी है। कोई भी साहित्यकार है वो अपने परिवार और परिवेश की उपज है। मेरे पिताश्री अध्यापक थे, हेडमास्टर थे, और उर्दू और पर्शियन के बड़े स्कॉलर थे वो। तो हमारे उस जमाने में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। मेरे एक अंकल वो संस्कृत के टीचर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। तो हमारे घर में दोनों धाराएं, संस्कृत की भी पृष्ठभूमि साथ में थी, उर्दू और पर्शियन की भी थी। और जब आंख खुली तो चारों तरफ किताबें ही किताबें थी, सारी तरह की पत्रिकाएं आती थी। तो एक तरह से सबसे पहला तो काम ये हुआ कि परिवार में ये जो पढ़ने लिखने की परंपरा थी वो विरासत में मिली। और मेरा ये भी मानना है कि जो अच्छा पाठक है वही लेखक बन सकता है, तो ये हुआ। दूसरा, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा में। एक घटना ने जो सबसे बड़ा रोल अदा किया, संभवतः मैं पहली बार ये बताना चाह रहा हूँ। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरी माता जी का निधन हो गया। तो मैं परिवार में थोड़ा सा, मुझे उनसे ज़्यादा लगाव था। तो मैं उस अकेलेपन को मिटाने के लिए लगभग सारा दिन, क्या अधिकांश समय लाइब्रेरी में ही रहता था। भिवानी में उस समय बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। तो बीए तक आते आते मैंने, मेरे ख्याल में, हिंदी के सारे क्लासिक्स पढ़ डाले थे और कोई काम नहीं था। तो उस अकेलेपन को मिटाने के लिए किताबों की जो सोहबत मुझे मिली, उसने एक बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। उसके बाद बस धीरे धीरे लिखना भी शुरू हो गया। और हमें पढ़ाने वाले भी कुछ बड़े अच्छे, भिवानी में उस समय बड़ा साहित्यिक वातावरण था। राज्य कवि उदय भानुहंस,
क्या सतराम बात है। सिंह कुमार, ये हमारे टीचर होते थे। तो एक उस जमाने में एक और अच्छी बात थी जो आजकल देखने में नहीं मिलती। हर छोटे कस्बे में, छोटे शहर में एक अदबी संगम होता था, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी सभी जबानों के लेखक इकट्ठे होते थे, जी जी। अपनी रचनाएं पढ़ते थे, नए लिखने वालों का एक तरह मार्गदर्शन भी करते थे। तो ये सारी चीजें बड़ी सहजता से उपलब्ध हो गई। तो यही वजह है कि कॉलेज में एमए तक आते आते तो मैं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगा था। तो उस परिवार का जो माहौल था, उसने एक बीज का इस्तेमाल किया, बीज आरोपण हुआ, और जो बाद में जो मुझे पढ़ते हुए विद्यार्थियों का, अपने अध्यापकों का, अपने शहर की संस्थाओं का, उसने बड़ा योगदान दिया। क्या बात है। उसके बाद मैं सन 80 में चंडीगढ़ आ गया था। तो चंडीगढ़ का तो वातावरण आपको मालूम ही है, बड़ा सिटी ब्यूटीफुल तो है, सिटी इंटेलेक्चुअल भी बहुत है। तो मुझे लगता है और कोई मुझे काम आता भी नहीं था इसके अलावा। कोई ज्यादा मैं समझदार भी नहीं था। अब कई बार मन में आता, अगर मैं लेखक ना होता तो शायद कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें। अच्छा, मुझे अपने फादर साहब की एक बात याद आती है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा। वो जी कहते जी। थे हर आदमी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपने एटीट्यूड एप्टीट्यूड के मुताबिक कोई ना कोई काम धंधा देख लेता है, करने लगता है। अकेला आदम एक ऐसा है जिसके लिए प्रकृति व्यक्ति को चुनती है। क्या ये वो बात है, क्या अक्सर बात है, कहते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। जी जी जी, वो क्या वो बात है। कहते थे। वो मुझे क्या अब बात है। याद आ रही है जो वो कहते थे। कहते थे जो नेचर है ना, वो फिर आदमी का चयन करती है, और क्या जिसको बात है। उसने क्या चुन बात है। लिया वो और कोई काम कर ही नहीं सकता, ना उसको कुछ आ सकता। तो हो सकता है हम भी उस चोजन वन में हो, जैसा जैसा वो कहते थे। तो बस ये अच्छा, इस काफिला बीच चल में पड़ा धीरे धीरे। कौशिक जी, इस बीच में बीएल गौड़ साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं। अरे मेरे वो बड़े भाई है, मेरा भी अ, वो सादर वो प्रणाम जुड़ उन्हें। वो जुड़ गए हैं। और गौड़ साहब तो, बिलकेंद्र, जी जी वो जी, तो बहुत हमारे सारे मित्र अग्रज जुड़ हैं। गए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गौड़ साहब को भी एक दिन अपने इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया था। वो भी बहुत अच्छा मैं कार्यक्रम रहा। जी जी जी। आप कुछ कहना मैं चाह रहे कहता हैं? हूँ मेरा सौभाग्य है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है आज। बिल्कुल, चाय पीते रहिए आप, और हम बतियाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो अच्छा, क्या कारण है कि आपके गजल संग्रह ज्यादा हैं? तो क्या गजलों के प्रति आपका कुछ विशेष रुझान कैसे बना आपका? मैंने बताया ना, ये इसके लिए वही परिवार का वातावरण। अच्छा हमारे अच्छा। पिताश्री जैसे उर्दू पर्शियन के स्कॉलर थे, तो उन्होंने मुझे ये जो उर्दू का छंद है, उरूज है, ये सब मुझे बड़े आसानी से पढ़ते पढ़ते ही उन्होंने सिखा दिया। लेकिन उन्होंने एक बात और कही। वो कहते भाई, लेखक को हर विधा में लिखना चाहिए। तो ये उनकी बात थी, जो वो कहते थे कि हर रोज आपका एक तरह का मन तो नहीं हो सकता। तो साहित्य की जितनी तमाम विधाएं हैं, मैंने सब में लिखा। कविता की तो हर विधा में लिखा। और ऐसा भी नहीं है कि छंद तो उन्होंने सिखाया, लेकिन जब मुक्त छंद में भी मेरी कविता संग्रह है और खंड काव्य भी है, इसके अलावा कहानी संग्रह भी, आलोचना भी। जी तो जी जी जी। वो कहते थे साहित्यकार को सारी चीजें लिखनी चाहिए, अगर उसके पास समय है और वो कर सकता है। तो गजल ज्यादा मुझे पसंद इसलिए आई, उसका भी एक रीजन बताऊं। ये एक ऐसी विधा है रैना साहब, जो दो मिसरों में आप अपनी बात बड़े प्यार से कह देते हैं। क्या बात है। दूसरी एक बात ये है कि जो समाज में जो मुक्त छंद की कविता है, विचार प्रधान है, बहुत बड़ी कविता है। कविता किसी भी शक्ल में है, महान है, बराबर है वो। लेकिन मुझे इसलिए लगी कि ये थोड़ी सी बात कहने में मुझे आसानी रही, और ये बात पहुंचती भी है। सामाजिक स्वीकार्यता छंद की कविता की अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो आपको याद भी हो बिल्कुल। जाती, जी समाज जी को जी, भी याद बहुत। हो जाती है। तो मैं भी मूलतः अपने को गजलकारी मानता हूँ, बावजूद इसके कि सारी विधाओं में लिखा है, लेकिन मूलतः मैं गजलकारी हूँ।
क्या बात है, क्या बात है। अब आप देखिए, हमारे मित्र तो अब यही प्रतीक्षा कर रहे हैं आपसे कुछ गजलें सुनेंगे। तो क्यों ना शुरुआत आप एक आपको जो गजल पसंद है वहां से करिए। जब आपने मुझे बचपन याद ही दिला दिया या बिल्कुल, क्या बात है। तो मैं उसी गजल से शुरुआत कर रहा हूँ। वाह एक वाह तरह वाह, की आपका स्वागत है। ये नॉस्टैल्जिया भी होता है भाई, बिल्कुल याद बिल्कुल आती है सही वो बात। बचपन की चीजें। ये किस संकलन में आपका आया है ये? मेरे ख्याल में तीसरे चौथे संग्रह में से जी 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 एक जी जी मेरा संग्रह आया है, नई सुबह की नई कहानी। जी तो जी 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 उसमें उन्होंने चयन प्रकाशित किया है, यश प्रकाशन से, अभी दो एक साल पहले आया। तो जी जी जी। उन्होंने 150 गजलें निकाल के अलग से। तो मैं वही बचपन की जो यादें आपने दिलाई वही मेरे सामने भी खुल गई वो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत करता हूँ। जिसको बचपन में देखा वो पनघट पोखर ढूंढूंगा। है। जिसको बचपन में देखा वो पनघट पोखर ढूंढूंगा। अगली बार गांव में जाकर फिर अपना घर ढूंढूंगा। है, क्या बात है, क्या बात है, जिसको क्या बात। बचपन में देखा वो वाह पनघट पोखर ढूंढूंगा। अगली बार गांव में जाकर फिर अपना घर ढूंढूंगा। और वाह शेर वाह वाह देखिए कि शहरों की शैतानी आते लील गई हर चीज मगर। वाह वाह। शहरों की शैतानी आते लील गई हर चीज मगर। दिल की बच्चों जैसी जिद के तितली के पर ढूंढूंगा। हाय, वाह 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 वाह, क्या शहरों बात है, की क्या बात है। शैतानी आते बहुत लील बढ़िया। गई हर चीज मगर। दिल की बचपन बच्चों जैसी जिद के तितली के पर ढूंढूंगा। और ये वाह शेर वाह देखिए कि ऐसा लगता है टांगे ही टांगे हैं अब लोगों की। वाह वाह ऐसा वाह। लगता है अब टांगे ऐसा लगता है टांगे ही टांगे हैं अब लोगों की। मुझको मौका मिला तो सबके कटे हुए सर ढूंढूंगा। हाय, क्या बात है, क्या ऐसा बात है, लगता बहुत है सुंदर। वाह वाह ऐसा वाह वाह, लगता बहुत है सुंदर। वाह टांगे वाह। ही टांगे हैं अब लोगों की। मुझको मौका मिला तो सबके कटे हुए सर ढूंढूंगा। और चेहरा तो चेहरा आंखों का सपना भी गुमनाम हुआ। वाह वाह वाह। चेहरा तो चेहरा आंखों का सपना भी गुमनाम हुआ। लेकिन बिन मायूस हुए मैं रोज मुकद्दर ढूंढूंगा। है, वाह 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 वाह, चेहरा बहुत तो बढ़िया। चेहरा आंखों का सपना वाह भी गुमनाम हुआ। लेकिन बिन मायूस हुए मैं रोज मुकद्दर ढूंढूंगा। और ये शेर देखिए कि बुरे दिनों ने सिखलाई है जीने की तरकीब नई। वाह 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 बुरे वाह। दिनों ने बुरे दिनों सिखलाई ने। है बुरे दिनों ने सिखलाई है जीने की तरकीब नई। जो कुछ चौराहे पर खोया घर के अंदर ढूंढूंगा। है, क्या बुरे बात है, दिनों क्या ने बात है, क्या सिखलाई बात है। है जीने की तरकीब नई। जो कुछ चौराहे पर खोया घर के अंदर ढूंढूंगा। और हो सकता है मुझे देखकर फिर छिप जाए जंगल में। हो सकता है मुझे देखकर फिर छिप जाए जंगल में। मैं अपनी खोई फितरत को भेष बदल कर ढूंढूंगा। वाह हो वाह वाह वाह, सकता क्या है बात है, मुझे देखकर क्या बात फिर है, क्या छिप बात है। जाए जंगल में। मैं अपनी खोई फितरत को भेष बदल कर ढूंढूंगा। और ये आखिरी शेर देखिए वाह कि वाह तुम मेरे चेहरे पर लिखना इंद्रधनुष उम्मीदों के। वाह वाह तुम मेरे चेहरे पर लिखना इंद्रधनुष उम्मीदों के। मैं तेरी सूनी आंखों में नीला अंबर ढूंढूंगा। तुम वाह वाह मेरे वाह वाह। चेहरे पर लिखना इंद्रधनुष उम्मीदों के। मैं तेरी सूनी आंखों में नीला अंबर ढूंढूंगा। और जिसको बचपन में देखा
वो पनघट पोखर ढूंढूंगा, अगली बार गांव में जाकर फिर अपना घर ढूंढूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कब की लिखी है ये कविता, कुछ याद है आपको? ये मेरे ख्याल में ये शुरू के जो तीसरे चौथे संग्रह में थी ये कविता। ओह, उसका नाम था सपने खुली निगाहों के। वाह ये वाह उस वाह। संग्रह में थी। और एक तरह से हर लेखक को बचपन भी याद आता है अपना, वो भी याद आता है जो वो छोड़ के आया, और महानगरों में आके शैतानी आंतों ने जो कुछ लील लिया उसको भी याद आता है, तितली के पर भी याद आते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, तो क्या बात आपने है। ये याद दिलाया तो मुझे याद आया ये। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गजल थी। क्या बात है, क्या बात है। इसमें आपने एक तो नॉस्टैल्जिया जी की बात कही, ये जो पुरानी यादें हैं, पुराना बोझ जो दिमाग में रहता है ना, ये आदमी को कभी कभी जब ये पुनः जीवित हो जाता है तो आपको बहुत परेशान करता रहता है। तो अब आपका क्या मन है, क्या सुनाने का मन है कौशिक जी? क्योंकि आज की शाम तो खूब आपकी गजलों रचनाओं पर आधारित है। बातचीत भी बीच बीच में चलती रहेगी, लेकिन आपकी गजलें खूब चलेंगी आज। बहुत बढ़िया। नहीं, आपकी गजलें तो, जी जी थोड़ा सा एक बीच बीच में थोड़ा विमर्श भी करते रहे। हिंदी जी 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 गजल दुष्यंत के बाद जी जी एक तरह से, हालांकि गजल तो बहुत पहले से लिखी जा रही है, बहुत पुरानी है, निराला जी जी ने भी लिखी है, हमारे भारतेंदु जी ने भी लिखी है, लेकिन हिंदी गजल को एक तरह से सामाजिक मान्यता बड़ी देर बाद मिली। वो तो दुष्यंत जी हमारा के वजह से। साहित्यिक जी जी समाज जितना जितना समाज संकीर्ण, साहित्य में भी संकीर्णता आई हुई है। तो एक ऐसा वक्त भी था जब गजल और नवगीत को कोई ज्यादा अधिमान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वो साबित कर दिया वक्त ने कि, बल्कि मैं ऐसे हजारों नहीं तो बीसियों पचासियों सेमिनारों में गया अपनी जवानी के दिनों में, जब विद्वान कहते थे कि गजल तो ये उर्दू की विधा है और ये हिंदी में हमारी संस्कारों के विपरीत है, ऐसे भी सुनने को मिला। और जी 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 ये भी एक ऐसा वक्त गुजरा है, राणा साहब आप हैरान रहेंगे, हिंदी की कुछ पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं घोषणा करती थी कि हमें लघु कथा और गजल मत भेजिए, हम नहीं छापते। और आज दोनों के दोनों विधाएं एक तरह से कितने रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ गई। तो वक्त ने यह भी साबित कर दिया कि विधा भाषा की नहीं होती, साहित्य की होती। अब गजल बहुत। हिंदुस्तान की 24 जबानों में लिखी जा रही, 24 जी जबानों में जी, क्या, अंग्रेजी में लिखी जा रही है अब तो, अंग्रेजी में भी हम लिखे। जी 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 अंग्रेजी जी में लिखी जा रही है। जी बल्कि जी जी अंग्रेजी में तो एक पूरा का पूरा संग्रह भी आने लगे अब। तो ये अब कोई आदमी कहे कि गजल सिर्फ उर्दू की है, पर्शियन की है, अरबी की है, वो साहित्य की विधा है। इसी तरह हाइकू है, जैसे अब कोई कहे जापानी का, ये हर विधा में अब हर जगह लिखा जा रहा है, हर भाषा में। तो ये संकीर्णताएं वक्त के साथ खत्म हुई। तो मेरे मन में ये बात थी कि हमें हर कविता की विधा में लिखना चाहिए। हर हर कविता की जो विधा है उसकी अपनी शक्ति है, बिल्कुल उसकी सही अपनी कह रहे हैं आप। सीमा है, तो अपनी शक्ति भी है। जो बात आप गजल में कहते हैं वो बात मुक्त छंद की कविता में नहीं कह सकते, लेकिन जो मुक्त छंद की कविता में विचार आएगा वो गजल में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता साधारणीकरण है। हो जाएगा, वो बड़ा जी 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 सिंपलीफाई होगा। गजल जी तो जी जी इशारों की में बात करती है। गजल के बारे में बल्कि गुलाम रब्बानी तामा साहब का एक शेर मुझे अचानक याद आया। उस शेर में उन्होंने गजल की परिभाषा कर दी, बेरब्त भी नहीं है, बारब्त भी नहीं, जालिम की हर अदा में अंदाज है गजल के। अरे क्या बात है, क्या बात है, गजल क्या बात है। जितनी अटैच्ड है उतनी डिटैच्ड भी है, बेरब्त होके भी बारब्त है और बारब्त होके भी बेरब्त है। बेरब्द है, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है। तो ये जो चीज है, ये उस विधा की गरिमा को बताती है।
अब अंग्रेजी के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि भी डिटैच्ड अटैचमेंट होनी चाहिए। अब ये डिटैच्ड अटैचमेंट वही है, ये अटैच्ड डिटैचमेंट होनी चाहिए, वो है बेरब्त और वार। तो जी जी ये विधाओं की शक्ति है हमारी। तो इस शक्ति को लेके अब लाखों लाखों क्या करोड़ों रचनाकार हर भाषा में। तो ये और उर्दू तो ऐसी जबान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, बिल्कुल सही भाई। जी हमारे जी जी। पंजाब के इलाके में लश्करी जबान कहते थे हम उसे। हम्म। तो विधाएं ऐसे रूपांतरित होती रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोई विधा थोड़ी सी गायब हो गई है, लेकिन वो 500 साल बाद, 700 साल बाद, अब दोहा, हमारा रीतिकालीन दोहा, भक्तिकालीन दोहा अब दोबारा से फिर सामने आने फिर लगा। फिर फिर आ गए, प्रचलन में आ आगे गए और ना। नई नई भाषा के साथ, नए जी डिक्शन जी के साथ, नए जी जी सरोकारों के साथ है। तो ये चीज है जो जो आपको जी जी। आश्वस्त ले, करती है कि साहित्य में चीजें रूप बदल के आती रहती है। अब वो लेकिन कौशिक आज जी, की जो गजल है वो कौशिक, पहले गजल रोमानी गजलें तो नहीं है। अब हम नहीं जैसे नहीं लिखने अब वाले वो जिस तरह बिल्कुल की गजलें लिखते हैं वो अलग तरह की गजलें हैं। नहीं, सब्जेक्ट बदल गया और उसके जो बदल तेवर गया, है वो सामाजिक बदल, सरोकार आ गया। और हिंदी गजल सामाजिक तो शुरू सरोकार में से ही अब तो जी इस चीज ने उसकी परिधि को बढ़ाया है, उसकी संवेदना की जो परिधि थी उसका विस्तार किया है। और ये विस्तार ही साहित्य की, अगर साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि बड़े साहित्य के 3 पैरामीटर हैं, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी एंड इमेजिनेशन। मौलिकता, अपूर्वता और कल्पना, यही विधाओं को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अब आज की कहानी पहले जैसी कहानी तो नहीं है, पहले जैसी रिपोर्टिंग नहीं है, पहले जैसे उपन्यास नहीं है। तो सबके स्ट्रक्चर में वक्त के अनुसार बदलाव आता रहा। बदलाव तो आ गया कविता में भी उसके। बदलाव जी आया, जी कविता की हर विधा में आया। जी जी जी। और भाई जी तो लेकिन लेकिन एक थोड़ा सा कष्ट ये है कि पहले जिस मात्रा में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी और उनमें गजलों को भी अच्छा स्थान मिलता था। मुझे याद आ रहा है, मैं छोटा था जब हम थोड़ा सा लिटरेचर में रुचि लेने लगे थे, सारिका आती थी, तो सारिका में विशेष रूप से गजलों को अलग स्थान दिया जाता था, गजलें उसमें प्रकाशित होती थी। जबकि सारिका सारिका पत्रिका जो थी वो कहानियों की पत्रिका थी, लेकिन उसमें गजलें भी आती थी, अच्छा लगता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं गायब हो गई और प्रकाशित होने बंद हो गई। रैना जी, आपको एक बात और बताऊं, कुछ पत्रिकाओं ने नई विधाओं को बहुत अधिक प्रश्रय दिया है। उसमें सारिका नंबर 1 थी। सारिका में लघु कथा और गजल के लिए स्पेस था। धर्मयुग में था, दुष्यंत कुमार की सारी गजलें धर्म। हम उन्हीं पत्र पत्रिकाओं की पैदाइश है। बिल्कुल। हमें उन्हीं, इसी तरह उस जमाने में साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो वो जो युग था, आपने ठीक कहा, वो जो हर घर में पत्र पत्रिकाएं आती थी, सारिका थी, हिंदुस्तान, धर्मयुग। लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली है, वो भी बदली है। लेकिन एक ये है कि जो रचना धर्मिता, जैसे आपने इसका नाम दिया है, रचना धर्मिता में एक ये है कि वो जो कहते हैं ना कि खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। ये साहित्य एक ऐसी चीज है, रास्ते खोज लेता है। जी जी अब जी जैसे आपका ये चैनल है, इसने एक रास्ता बना दिया, फेसबुक पे रास्ता बन गया। अब बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं, ब्लॉगर्स आ रहे हैं। आज इन चीजों का एक ऐसा वक्त आएगा, मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहता हूं, कि इन चीजों में आज हमें लगता है कि बड़ी अराजक स्थिति है, जो मर्जी कोई लिख रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा जब ठहराव भी आएगा, इनमें से अच्छी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। और बिल्कुल, छन के निकलेगी, आ जाएंगी, बाहर आएंगी, फिल्टर बिल्कुल ये होके आएंगी छन वो। के आएंगी। और ये अच्छा,
अब ऑडियो बुक्स का जमाना आ गया है, किंडल पे आप किताबें पढ़िए। हमारी अपनी किताबें किंडल पे हैं। जी जी जी। बल्कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ, वो बच्चे बताते हैं कि आपकी वो किताब इस वक्त जो पेंगुइन ने छापी थी वो किंडल पे उपलब्ध है। मैं बोला भाई ये किंडल क्या है? कहता है ये देखो ये किंडल। तो हमारी पीढ़ी भी सीखने लगी है। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये एक तरह की नई तरबियत है भाई, जिसकी बिल्कुल हम सही कल्पना बात नहीं है। कर सकते थे 5 साल पहले। तो ये सारी चीजें बदलाव की है, और समय के साथ साहित्य अपना स्वरूप भी बदलता है, अपने सरोकार भी बदलता है। लेकिन साहित्य में एक अच्छी बात यह है कि हमारी शुरुआत साहित्य की ओरल ट्रेडिशन से हुई, उसके बाद भोजपत्रों पे आई, अब सेलुलाइड तक चली गई है, लेकिन साहित्य वही रहा है, साहित्य उसका वही मूल रहे, वो तो स्वरूप वही रहा है। वो उसका उसका मूल स्वरूप तो वो थोड़ी बदलेगा, वो मूल तो वही स्वरूप है। वही रहा है, अब और उसके मूल ध्येय भी वही है। ध्येय भी वही रहेगा, बिल्कुल उसका सही बात मकसद है। भी वही है कि मैंने समाज का जी जी। कल्याण करना है। मैंने बिल्कुल उस बिल्कुल। आम आदमी के का मैंने स्पोक्समैन बनना है, जिसके लिए कोई नहीं बोलता, जिसकी कोई बात नहीं करता। मेरा अपना एक शेर है कि जी जी। वो मेरी आंख थी, वो मेरे कान थे, जिसने सुनी आवाज गूंगों की। वो मेरे कान थे, जिसने सुनी आवाज गूंगों की। वो मेरी आंख थी, जिसको दिए घायल नजर आए। आए है, क्या बात है। तो वो जो बोल नहीं सकते वो उसका भी प्रतिनिधि का है। और वो जो चमकते हुए सितारे हैं, रोशनी हम्म। देने वाले लोग हैं, उनके दिलों के जख्मों को भी वही उघाड़ता है, उसकी पीर को भी वही लेके आता है। तो साहित्यकार, एक तो मेरा मानना तो ये है कि अगर दुनिया में साहित्यकार नहीं होता तो संभवतः ये जो एस्थेटिक सेंस है, अब जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई बात करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो वो भाषा और वो डिक्शन कवियों ने ही दी है। बिल्कुल सही अगर बात वो है। नहीं बताते प्यार क्या चीज है और उसकी आप किस तरह से अनुशंसा करेंगे, तो वो हमारे पास शब्द नजाकत ही क्या नहीं है, है। उसकी नजाकत समझा दिया ना उसे। ये जो सौंदर्य बोध है, जी जी जी। ये जो सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है, ये साहित्यकारों ने दी है। और अगर साहित्यकार नहीं होते तो दुनिया में यार कालिमा और कलुष इतना होता कि बहुत राणा ज्यादा, साहब, बहुत ज्यादा। उसका कोई कोई साइंस, कोई विज्ञान उसको समाप्त नहीं कर सकता। चलिए इसी इसी बात पर कोई गजल हो जाए और सुनाइए कुछ। आपकी तो बहुत सुनना है, बहुत सारे मित्र सुनना चाहते हैं आपको। जो एक आपकी ये इच्छा मेरा है संग्रह सुनाइए। है, अंगारों पे नंगे पाँव। ये अरे पेंगुइन वाह, से क्या आया बात। था, और अभी अरे इसके वाह, कई क्या बात है। संस्करण आ चुके। थोड़ा मैं थोड़ा सा उसमें जरा से बीच में सुनाऊंगा। दिखाइए जरा, कौशिक जी। बीच में दिखाइए। अरे वाह वाह, यहाँ यहाँ। ये अरे वाह, अंगारों क्या पे बात है। नंगे पाँव, ये बहुत अच्छा, पेंगुइन बहुत का अच्छा वो। पहला गजल संग्रह था, जो अरे वाह, 2008 में उन्होंने प्रकाशित किया था। क्या बात है। मैं इसी में से आपको सुना रहा हूँ भाई। हाँ, एक दो गजलें सुनाइए, बहुत बढ़िया। आपका स्वागत है। क्या बात है। इन गजलों में उसके भी वही बाद। जो आज की दुनिया है, आज का समाज है, जो हमारी स्थितियां हैं, उन्हीं का है। कुछ क्या मित्र बात कई बार कहते हैं आप कहते हैं कि आपकी गजलों में वो पुराना रोमांस नहीं है। तो मैं बोला, है। जब तक अच्छा। हमारा जीवन शुरू हुआ, समाज से भी रोमांस गायब हो गया था। क्या बात तो है। जो कुछ हमें मिला हमने वही लिखा। शेर क्या सुनिए बात है, भाई, क्या। गजल क्या सुनिए। बात, आपका स्वागत है, कि इरशाद। क्या बताएं दरमियां, अब फासला कोई नहीं। क्या बताएं दरमियां, अब फासला कोई नहीं। सामने मंजिल है लेकिन रास्ता कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। बताएं दरमियां, अब फासला कोई नहीं। सामने मंजिल है लेकिन रास्ता कोई नहीं। शेर देखिए कि फिर किसी के पाँव की आहट सुनाई दी मुझे। वाह फिर वाह। किसी के पाँव की आहट सुनाई दी मुझे। घर में पर मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं है, आए हाय हाय, फिर क्या किसी बात है, के क्या पाँव बात है। की फिर वाह वाह वाह। किसी के पाँव की आहट सुनाई दी मुझे।
वाह वाह घर वाह, में पर मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं और है। फिर वाह वाह देखिए कि जहन में पसरा हुआ है एक रेगिस्तान सा। वाह वाह, वाह, जहन में पसरा हुआ है एक रेगिस्तान सा। आजकल बरसात में भी भीगता कोई नहीं। नहीं है। वाह जहन वाह वाह में वाह, पसरा हुआ है एक रेगिस्तान सा। आजकल बरसात में भी भीगता कोई नहीं। और शेर देखिए, उससे क्या उम्मीद रखे अब कोई भी आदमी। उससे क्या उम्मीद रखे अब कोई भी आदमी। आदमी जितना है उतना खोखला कोई नहीं। है, क्या उससे बात है, क्या क्या बात उम्मीद है, क्या रखे बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उससे बढ़िया, क्या उम्मीद रखे अब बहुत कोई बढ़िया। भी आदमी। आदमी जितना है उतना खोखला कोई नहीं। और शेर देखिए कि जाए जा सूरत का अपनी हम्म, लें तो आखिर किस तरह। हाँ हाँ हाँ, जाए जा सूरत का अपनी लें तो आखिर किस तरह। शहर शीशे का है लेकिन आईना कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या जाए बात है, जा क्या बात, सूरत का अपनी क्या ले बात है, तो आखिर किस तरह। क्या शहर बात है। शीशे का है लेकिन आईना कोई हम्म, नहीं। और शेर देखिए कि हंसते हंसते ही हटा दे सबके चेहरों से नकाब। हंसते हंसते ही हटा दे सबके चेहरों से नकाब। ऐसा लगता है शहर में सरफिरा कोई नहीं। वाह हंसते वाह वाह, हंसते ही हटा दे सबके क्या बात है। चेहरों से नकाब। ऐसा लगता है शहर में सरफिरा कोई नहीं। और ये आखिरी शेर देखिए कि मेरी बस्ती के सभी लोगों को जाने क्या हुआ। हम्म। मेरी बस्ती के सभी लोगों को जाने क्या हुआ। देखते रहते हैं सारे बोलता कोई नहीं। कोई नहीं है। वाह वाह मेरी वाह वाह, बस्ती के क्या सभी बात है, लोगों क्या, को जाने क्या हुआ। बहुत बढ़िया शेर। देखते रहते हैं सारे बोलता कोई नहीं। क्या बताएं दरमिया अब फासला कोई नहीं। सामने मंजिल है लेकिन रास्ता कोई नहीं। कोई नहीं, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है। अब बताइए कि जो वर्तमान की विडंबनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जो पूरी परिस्थितियां हैं, उनको बखूबी आपने इन गजलों में आपने उसको अभिव्यक्ति दी है, सामने रखा है। तो एक शायर का काम तो यही होता है कि जो उसके भीतर और बाहर घटित होता है, उसका सम्मिश्रण रूप अपने रचनाओं के माध्यम से सामने पेश करे, सामने रखे। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि ये मनुष्य संभलता क्यों नहीं है, सीखता क्यों नहीं है, इतनी अमानवीयता क्यों इसमें भरी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कौशिक जी। राणा साहब मेरा ये मानना है कि और ये जो आपने सवाल किया बड़ा गंभीर सवाल है। मेरा एक खंड काव्य है लौट आओ पार्थ और एक है सुनो राधिका। सुनो राधिका का तो हिंदुस्तान की लगभग सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है जी जी जी। और वो एमए के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जा रहा है। उन दोनों खंड काव्यों में मैंने इसी तरह का पृष्ठभूमि, वो बड़े गंभीर चीज है। सच बात तो ये है कि इंसान ने ऐसा तो नहीं है कि तरक्की नहीं की। हम स्टोन एज से स्पेस एज तक आए हैं। एक तरह से इतना पड़ाव पार किया है सभ्यता का। लेकिन सभ्यता की तो सीढ़ियां हम चढ़ते रहे, संस्कृति की सीढ़ियां उतरते रहे। वाह वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने, क्या जो बात हम है। जिसको हम विकास मान के चल रहे हैं वो अंतगत्वा ऐसा लगता है कि वो विनाश के रास्ते पे भी जा रहा है। तो इंसान आसमान में परिंदे की तरह उड़ लेता है, मछली की तरह तैर लेता है, लेकिन इंसान की तरह रहना अब तक नहीं आया। तो अपनी हम भी जमीन भूल जंग जाता उसी है। तरह हो रहे हैं, रूप बदल बदल के हो रहे हैं, शोषण के वही तरीके अपनाए जा रहे हैं।
तो इंसान के अंदर एक वो जो मानव और दानव अंदर ही है उसके, और वो कुछ कुछ समय के बाद वो निकलते रहते हैं, सामने आते रहते हैं। और ये सत्य और असत्य का जो संघर्ष है, ये कम आप पूरी मानवता का इतिहास पढ़ लें, वो लगातार चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात एक और भी है जी जी। कि ये जो असत्य है वो बराबर उतना ही शक्तिशाली है। वो इस संसार के बनाने में एक बहुत बड़ा जब भी हम हवन करते हैं, हवन में सत्य के साथ असत्य की आहुति भी डालते हैं भारतीय संस्कृति में। भाई हम्म। दोनों चीजों के मिश्रण से ही तो दुनिया बनी है। रात और दिन होंगे तो तभी जी, होगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन अच्छी बात यह है कि असत्य ज्यादा नजर इसलिए आता है क्योंकि उसका रंग काला है। काला है, क्या बात है। वो दूर से दिखाई देता है, लेकिन सत्य वो अंडर करंट चलता रहता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो असत्य से हार गया हो। दुखी तो हुआ है वो, संघर्ष निरंतर हुआ है। और जितने साहित्यकार दुनिया के हैं, जितनी विधाओं में लिखते हैं, कविता लिखे, कहानी लिखे, उपन्यास लिखे, रैना साहब एक ही सरोकार आपको नजर आएगा कि वो उस सत्य और असत्य के संघर्ष को रूपायित करते हैं। उसके अंतर संघर्ष भी, आदमी के अंतर अंदर भी संघर्ष है। महाभारत सिर्फ बाहर नहीं होता है, वो उसके अंदर भी चलता रहता है। अपने भीतर भी चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। वो जो भीतर का जो संघर्ष है, लेखक उसको सामने लेके आता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। वो जो घटनाएं हो रही हैं वो तो सारी हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे वेद व्यास महाभारत के अंतिम पर्व में कहते हैं कि मैं पहाड़ पे चढ़ के दोनों हाथ उठा के चीख चीख के उनको समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। जब किसी ने वेद व्यास की नहीं सुनी तो आपकी हमारी कौन थोड़ी सुनेगा। सुनेंगे। लेकिन ये भी बहुत। सत्य वही होगा जो हम कह के जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों को पता लगेगा कि ये सत्य है, तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हर लेखक उसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है संघर्ष का, और अंतर संघर्ष का भी कर रहे हैं, और यही साहित्य है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके लेखन विधा में नवगीत भी बहुत प्रमुख रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी। नवगीत कुछ सुनना चाहेंगे? अब इस बीच में बहुत सारे मित्र जुड़ रहे हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। अब मैं नहीं, नवगीत जरूर सुनाऊंगा। मेरी भी मनपसंद गीत में थोड़ी आत्मीयता बहुत है, और वही हमारे वही हिंदी इसलिए क्या। साहित्य में तो जी जी। गीत को तो सौरभ का दर्जा दिया गया। लेकिन नवगीत में थोड़ा सा हमने वही नए सरोकार लिया। एक मेरा गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ इन दिनों में, और मैं वो जरूर सुनाऊंगा। अब वो सुनाइए ना, सुनाइए। अब आज का मंच तो आपका है कौशिक जी। ये मेरा आपकी जो नवगीत, इच्छा है उस। ये नवगीत संग्रह मेरा जोखिम भरा समय है। मैं क्या उसमें बात है। से आपको आपका आपके शीर्षक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं। शीर्षक आपकी पुस्तकों के बहुत अच्छे हैं। हाँ, किताबों के शीर्षक भी ज्यादा। जी जी। मोबाइल हम सबके पास है, और अब तो लगता है जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है वो। नवगीत सुनिए। जरूर, आपका फिर स्वागत है। बजी फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। अब हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं। अब हाँ। हथेली में सभी संवेदनाएं धस रही हैं। शक्तियां बाजार की अपना शिकंजा कस रही हैं। अब जरूरत ही नहीं वाचालता को मौन की। फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। क्या बात है। वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं। वाह वाह। वर्जनाओं की चट्टानें रेत बनकर ढह रही हैं, और एसएमएस के जरिए भावनाएं बह रही हैं। वाह।
क्या बात है, वर्जनाओं की क्या बात है। चट्टानें रेत जी, जी। बनकर ढह रही हैं, और एसएमएस के जरिए भावनाएं बह रही हैं। जिंदगी पर्याय बनकर रह गई रिंगटोन की। क्या जिंदगी बात है, क्या बात पर्याय है। बनकर रह गई रिंगटोन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। और इसका अंतिम, आदमी बोना हुआ पर हो वाह, वाह! गए टावर बड़े। आदमी बोना हुआ पर हो गए टावर बड़े, दूसरों के पांव पर जैसे जमूरे हो खड़े। अरे, क्या बात आदमी है, क्या बोना बात। हुआ पर हो गए टावर बड़े, दूसरों के पांव पर जैसे जमूरे हो खड़े। अब नहीं मिलती यहाँ छाया घने सागौन की। अब नहीं मिलती यहाँ छाया घने सागौन की, फिर बजी घंटी मोबाइल फोन की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब इसमें बहुत संदेश भी है, कटाक्ष भी है, व्यंग्य भी है, और सबसे बड़ा ये है कौशिक जी, सत्य है, बिल्कुल सत्य पर आधारित है, क्योंकि जो आजकल हमारा जीवन बन गया ना, वही तो है ये। बिल्कुल, मोबाइल में सब वर्जनाएं खत्म है। आप वो सब देख सकते हैं जो देखना नहीं चाहिए, और बच्चे तो आजकल वही देख रहे हैं। और इस सारी अवस्था ने आदमी को तो मौना कर दिया, लेकिन टावर बहुत बड़े हो गए। टावर तो बड़े हो गए, लेकिन अब नेचुरली आदमी उसके का कद कंपैरिजन छोटा, में, उसकी तुलना में तो आदमी अब आदमी का बौना कद क्या छोटा। हो गया। कौशिक जी, बौना क्या कहीं का नहीं रह गया, कहीं का ही नहीं रह गया, कुछ है ही नहीं वो। सबसे मैं बड़ी बात वही है। एक नवगीत और सुना सुनाइए, दूं, सुनाइए। ताकि सारी आपका। विधाओं का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व हो जाए। जी, जी, जी। रात रात भर रहे सिसकते संसद के गलियारे। वाह, वाह, अपने वाह। राजनीतिक पाखंड को ध्यान में रखिए, पूरे जी, जी, माहौल जी। को रखिए और एक गीत सुनिए। रात रात भर रहे सिसकते संसद के गलियारे, बोने बोने लोगों ने की बातें ऊंची ऊंची। हम्म। बोने बोने लोगों ने की बातें ऊंची ऊंची, सूरज के चेहरे पर मल दी कालिक साफ समूची। जुगनू का आखेट खेलने निकल पड़े अंधियारे, रात रात हम्म। भर रहे सिसकते संसद के गलियारे। वाह, वाह, वाह। सत्यमेव जयते के नीचे झूठ अकड़ कर बैठा। सत्यमेव जयते के नीचे झूठ अकड़ कर बैठा, शोर शराबे में सन्नाटा सन्नाटे से ऐठा। सच्चाई की गर्दन छोटी भारी भरकम आरे। क्या बात है। सच्चाई की गर्दन छोटी भारी भरकम आरे, रात रात भर रहे सिसकते संसद के गलियारे। और ये बंद खास तौर पे साहित्यकारों के नाम। क्या बात है। भाषा को निर्जीव समझकर ऐसे पत्थर मारे, झरनों की झोली में डाले सबने सागर खारे। वाह, वाह। बहुत भाषा बढ़िया, को बहुत बढ़िया। निर्जीव समझकर ऐसे पत्थर मारे, झरनों की झोली में डाले सबने सागर खारे। जोर जबरदस्ती शबनम को दे डाले अंगारे, रात रात भर रहे सिसकते संसद के गलियारे। रात गलियारे रात संसद भर के। रहे सिसकते। और अंतिम बंद देखिए। जी। हंसी ठिठोली चहल बूजियां, हंसी ठिठोली चुहल बाजियां, व्यंग जहर में डूबे, सारहीन चर्चाएं सुनकर दरवाजे भी उबे। वाह, वाह, वाह। हंसी ठिठोली चुहल बाजियां, व्यंग जहर में डूबे, सारहीन चर्चाएं सुनकर दरवाजे भी उबे। ऊहापोह असमंजस में है लोक राज के नारे, रात रात भर रहे सिसकते संसद के गलियारे। ये गलियारे। रात वाह, रात वाह, भर वाह। रहे सिसकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, जो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अपनी रचना के माध्यम से
कितना प्रकट रूप से वो सामने आ पाता है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक साहित्यकार की, एक कवि की यही तो शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे साहित्यकार अगर सच नहीं बोलता तो फिर कौन सच बोलेगा? उसको तो काम ही ईश्वर ने एक ही दिया है कि समाज की सच्चाई और सत्य के साथ अगर वो खड़ा होगा तभी उसका अर्थ है। आपने एक बात और नोट की, जब हम कविता की विधाओं की बात करते हैं तो गजल लिखते हुए आपकी जो भाषा बिल्कुल हिंदुस्तानी है, बिल्कुल। आम आदमी की भाषा। लेकिन जब नवगीत आप लिखेंगे तो आपकी भाषा प्रांजल हो जाएगी। आपकी भाषा में विशुद्ध हिंदी का वो स्वरूप आएगा जिसको काफी सारे लोग एकेडमिक भी कहते हैं कि भाषा हम्म। बिल्कुल अकादमिक है, लेकिन उसमें वो बिंब विधान उसी विधा में उसी रूप में आ सकता है। इसी तरह जब खंड काव्य लिखते हैं तो उसकी भाषा का स्तर कुछ और होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब विधा बदलती है तो उसकी डिक्शन और उसकी भाषा भी बदलती है। अब मैं आपको अपनी एक कविता जरूर सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, ये आपका स्वागत है इसमें। जी। एक अदद सपने की खातिर, ये मेरा कविता संग्रह था। बहुत बढ़िया, आपके शीर्षक बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। कौशिक जी, बहुत कहाँ से लाते हैं आप ये शीर्षक? मुझे बहुत और अच्छे। कुछ नहीं आता, मुझे लिखने के देखो, आपके जितने इस रचना धर्मिता के प्लेटफॉर्म से जितने रचनाकार जुड़े हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो मुझसे बड़े लेखक है, मुझसे बड़े पाठक है। तो जब आदमी कुनबे में होता है तो उसे सच बोलना चाहिए। बाहर आप बेशक भाषण देते रहे। ये लखनऊ से डॉक्टर सुधाकर अदीब साहब भी जुड़ गए हैं। अरे तो मेरा वो भी, प्रणाम कहना सुधाकर भाई को। बिल्कुल, वो भी आ गए। गौड़ साहब तो लगातार जुड़े हैं। रमेश चंद्र शुक्ल जी वो भी जुड़े हैं। बहुत सारे, वसुंधरा व्यास जी वो भी जुड़ी है। बहुत सारे जुड़े हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं सब मित्रों का अभिनंदन करता हूँ। जी जी। लगभग इस समय 35 हमारे साहित्यकार मित्र जुड़े हुए हैं जो आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। और मेरी ख्याल में हम, इसके अनुसार अपने 52 मिनट हो चुके हैं। अरे सर छोड़िए, आप समय की चिंता न करिए, क्योंकि अभी आपकी कुछ एक और कविता, नई कविता भी सुननी है। जो आप अभी सुनाना चाह रहे हैं उसको सुनाइए आप पहले। एक कविता वो भी इसी तरह की, जिस तरह के आज के माहौल से हम गुजर रहे हैं और संकट पूरी दुनिया पे ही है। तो मेरी एक बहुत लंबी कविता है, उसका मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। सबसे जी जी, मुश्किल सुनाइए। मोड़ पर, जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं। वाह। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं। झूठ सबके मैं पेज निकाल लेता हूं पहले। जी जी। हाँ। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं। फूल कांटों की तरह चुभने लगे हैं, आस के सारे दिए बुझने लगे हैं। वाह वाह वाह। जिंदगी अब लाभ हानि की नहीं है, बादलों में बूंद पानी की नहीं है। आस के सारे दिए बुझने लगे हैं, फूल कांटों की तरह चुभने लगे हैं। जिंदगी अब लाभ हानि की नहीं है, बादलों में बूंद पानी की नहीं है। धूप वाह है कि बर्फ सी ठंडी खड़ी है, जिंदगी रोशनी गहरे अंधेरे में पड़ी है। वाह वाह वाह, धूप बहुत है कि बढ़िया। बर्फ सी ठंडी पड़ी है, रोशनी गहरे अंधेरे में खड़ी है। आदमी में आदमियत खत्म समझो, कायदे से सारी कुदरत खत्म समझो। अब कहाँ सूरज उजाले बांटता है, अब कहाँ चंदा अंधेरे छाटता है। अब कहाँ दरिया बचे हैं नूर के, दिल बहुत के बढ़िया, रिश्ते हो बहुत गए बढ़िया। सब दूर के। अब कहाँ दरिया बचे हैं नूर के, दिल के रिश्ते हो गए सब दूर के।
जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं, किसको पुकारूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा, ये बहुत अच्छा। एक तरह का, ये बड़ी लंबी कविता है और इसके बहुत सारे हैं। तो मैंने, तो सबसे मुश्किल मोड़ पे जब जीवन है, पूरी दुनिया है, तो उस समय साहित्यकार का कर्तव्य है, जैसे आपने कहा, कि उसे सच बोलना चाहिए। मेरी एक कविता है कसम, छोटी सी कविता है, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बिल्कुल, आपका स्वागत है। मैं कसम खाता हूँ, सच को सच कहूंगा। मैं कसम खाता हूँ, सच को सच कहूंगा। सच की खातिर वार दूंगा अपना जीवन। झूठ के सारे मुलम्मों की तहों में जो भी सच है, खूब कड़वा और कसैला, मैं उसी को सामने लाकर रहूंगा। ओह हो, मैं क्या बात कसम है। खाता हूँ, सच को सच कहूंगा। सच की खातिर वार दूंगा अपना जीवन। झूठ के सारे मुलम्मों की तहों में जो भी सच है, खूब कड़वा और कसैला, मैं उसी को सामने लाकर रहूंगा। झूठ के पाँव में बेड़ी डाल दूंगा। झूठ के सारे छलाओं में न फंसकर सांच की हर आँच को आवाज दूंगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात झूठ है, के बहुत पाँव सुंदर। में बेड़ी डाल दूंगा। झूठ के सारे छलाओं में न फंसकर सांच की हर आँच को आवाज दूंगा। हर परिंदे को नई परवाज दूंगा। हर परिंदे को नई परवाज दूंगा। क्या बात है, ये बहुत अच्छी पंक्ति है। क्या बात है, नए परिंदे को परवाज, नए परवाज दूंगा, बहुत बढ़िया। अब इसी में जो सब आशाएं हैं, जो आपके आपके संकल्प वगैरह है, इसी में सब व्यक्त हो जाते हैं। और यहीं से एक साहित्यकार की भूमिका आरंभ होती है। लेकिन मेरा एक पता नहीं, मेरी एक चिंता है सर। कभी कभी कौशिक जी, आपका तो इतना गहन अनुभव है कविता के क्षेत्र में, कभी कभी ये महसूस होता है कि कुछ कविता लिखने वाले अपनी कविता को एक स्टेटमेंट की तरह जारी कर देते हैं। तो उससे क्या आपको लग नहीं रहा है कि जो कविता के गुण हैं, कविता की जो अपनी साख है, उस पर बहुत चोट पहुंचती है। रैना साहब, एक तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, साहित्य में और हर विधा में, साहित्य की हर विधा नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की जितनी विधाएं हैं, उन उन सब में जितना लिखा जा रहा है, उसका केवल 30% ऐसा होता है जिसको हम ये मान के चलते हैं कि उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसने साहित्य के इस कारवां को आगे बढ़ाया। ये सच है। ये 70% वही होता है जो एक तरह से घूमता फिरता है, जिसमें अपूर्वता, मौलिकता और कल्पना नहीं होती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साहित्य का जब हम आकलन करते हैं, तो हम उन चीजों से नहीं करते जो दोयम दर्जे की, हम उन चीजों से करते हैं जो एक कदम आगे बढ़ाने वाली, जिसने साहित्य की गरिमा को बनाया है और जिसने साहित्यकार की महिमा को बढ़ाया है। अब मुझे मेरे फादर साहब की एक बात याद आती है। वो संगीत के बड़े शौकीन थे। कहते हर आदमी तानसेन तो नहीं हो सकता, कानसेन तो हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या तो वो बात है। कहते थे कि जो पाठक है, अगर पाठक सिर्फ ठीक चीज को समझेगा, उसकी प्रशंसा करेगा, उसको पढ़ेगा, तो जो चीज दूसरे लेवल की है, जो चीज इतने पाए की नहीं, वो अपने आप हाशिए पे चली जाएगी। तो साहित्य में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना भी चाहिए, थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए। एक गजल मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। वो सुनाइए एक सुनाइए, तरह से आपका स्वागत प्रार्थना है। है मेरी, और मैं जी चाहूंगा इस जी। गजल के साथ ही समापन हो तो अच्छा है, क्योंकि नहीं लेकिन हर सर, लेखक वो के गजल मन तो आप, फिर आप गजल अभी रहने दीजिए, वो बाद में सुनाइए। लेकिन पहले हम आपके कुछ दो तीन काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, तो उनमें से कुछ हम एक दो जो आपकी नई कविता का स्वरूप है, वो भी हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अभी ये एक नया संग्रह आया कुछ दिन आप पहले ही, बताइए, दिखाइए सर और जरा। नया इतिहास रचेंगे। क्या बात है, क्या बात है। शीर्षक मैं बहुत अच्छे इसमें से बढ़िया है आपके।
मैं इसमें से एक कविता सुनाना चाहूंगा आपको, और एक तरह से वो हर लेखक के लिए है। उसका शीर्षक भी रचनाकारी। क्या बात है। नए रंग की सुबह आज धरती पर उतरी, उतरा नील गगन से सूरज चमकदार उजले वस्त्रों में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नए रंग की सुबह आज धरती पर उतरी, उतरा नील गगन से सूरज चमकदार उजले वस्त्रों में। धरती जैसे सद्य सनाता, झरनों का परिधान पारदर्शी और पतला। घनी छाव ऊंचे पेड़ों की, कल कल करती नदियों का स्वर गूंज रहा है दिग दिगंत में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। धरती जैसे सद्य सनाता, झरनों का परिधान पारदर्शी और पतला। घनी छाव ऊंचे पेड़ों की, कल कल करती नदियों का स्वर गूंज रहा है दिग दिगंत में। मेरे सपनों के साए में कितने लोगों के सन्नाटे ऊँग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सपनों के साए में कितने लोगों के सन्नाटे ऊँग रहे हैं। मैं अपने में एक अकेला कभी रहा हूँ जो अब हूँगा। मैं अपने में एक अकेला कभी रहा हूँ जो अब हूँगा। मेरी सांसों में शामिल है सबकी सांसें। वाह 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 वाह। मेरी सांसों में शामिल है सबकी सब सांसें। सबकी सांसें, क्या सबकी बात है। पीड़ा मेरी आंखों से रिश्ती है। वाह वाह। मेरी सांसों में शामिल है सबकी सांसें। मेरी आंखें मेरी सबकी पीड़ा मेरी आंखों से रिश्ती है। मेरे पैर सभी पाँव की थकन उठाए घूम रहे हैं। मेरे पैर सभी पाँव की थकन उठाए घूम रहे हैं। मैं, और ये अंतिम चार लाइनें ध्यान से देखना। मैं अपने इस कालखंड का बिल्कुल अदना सा लेखक हूँ। वाह वाह वाह। मैं अपने इस कालखंड का बिल्कुल अदना सा लेखक हूँ, लेकिन अपने समय का सारा लावा मुझ में कूद रहा है। वाह, लेकिन हाँ अपने हाँ हाँ, समय क्या का बात है, सारा क्या बात है। वाह वाह, लावा मुझ बहुत में बढ़िया। कूद रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत ही आपका नई कविता का भी शुरू देख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शिद्दत के साथ आप अपनी बात कह देते हैं। और कहना भी चाहिए। एक रचनाकार का सही धर्म और कर्म तो वही होता है। उसको ईमानदार होना चाहिए अपनी आसपास के प्रति और अपने लेखन के प्रति। सबसे बड़ी बात तो वही है। और आप एक गजल जो सुनाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सर मेरी एक थोड़ी सी आपसे निवेदन ये है कि अब आपको इतना महत्वपूर्ण कार्य मिला है साहित्य अकादमी में अध्यक्ष के रूप में। तो अब आप जैसे माधव कौशिक जी, अपने हिसाब से आपका क्या संकल्प है इसको एक और सुदृढ़ रूप देने के लिए। मेरे मेरे उपेंद्र जी, मेरे मन में दो बातें जरूर है। वैसे तो 70 साल से साहित्य अकादमी चल रही है, उसका दायरा बढ़ता भी जा रहा है। पिछले 5 वर्ष में इसका वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, पहले भी हिंदी बोर्ड में था, उसका संयोजक भी रहा। तो 15 वर्षों के इस ये जो अरसा है, इन अरसे में हमने बहुत सारे नए काम किए। अब साहित्य अकादमी कोई कैपिटल सेंटर्ड संस्था नहीं है, हर राज्य में जाती है, हर भाषा के साथ मिलके। बल्कि हमने एक नया आयोजन शुरू किया, ग्रामालोक। क्या बात गांव है। में भी जाते हैं, गांव के लेखकों को भी जोड़ते हैं। एक हमने सबसे बड़ा काम ये किया कि 24 भाषाओं में तो हम इनाम देते थे, वो करते ही थे। जो बोलियां हैं और जिन बोलियों के स्क्रिप्ट नहीं है, हमने उनके साथ भी मिलके काम शुरू किया। और आपको ये जान के बड़ी खुशी भी होगी, आप आकाशवाणी के बड़े अधिकारी रहे हैं। हमने आकाशवाणी के साथ एमओयू साइन किया है, क्योंकि उन बोलियों की रचनाएं आपके पास रिकॉर्डेड है। क्या बात है, क्या बात है। अब वो उनके स्क्रिप्ट नहीं है, छप तो सकी नहीं वो, लेकिन वो रिकॉर्डेड है। हम आपसे वो रिकॉर्डिंग लेंगे और उनको उनके समकक्ष भाषाओं में किताबों को प्रकाशित करें।
बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छी हम योजना है। आकाशवाणी के भी आभारी हैं। तो एक मेरे मन में ये आया। दूसरे मेरे मन में आया कि साहित्य की जो अन्य विधाएं, नई विधाएं जिन पे बहुत कम बात हुई है, वो उसको जोड़ रहे हैं। युवा साहित्य हमने शुरू किया, और बाल साहित्य का पुरस्कार तो हम दे ही रहे थे, युवा साहित्य का भी। एक, जितने लिखने वाले लोग थे उसमें LGBTQ को पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया। हमने किन्नरों का कवि सम्मेलन कराया साहित्य वाह वाह उत्सव वाह। में, और वो सबसे ज्यादा मार्मिक रहा। उनकी कविताएं सुन के लोग कई दिन नहीं सो सके, हम भी नहीं सो सके। हमने उनको उतना सम्मान दिया जितना किसी बड़े लेखक को देते हैं। इसी तरह आदिवासी लेखन है हमारे, दलित विमर्श है, महिला विमर्श है, ये सब। वो जो हाशिए की भाषाएं थी उनको भी शामिल किया, और हाशिए के रचनाकारों को भी किया। तो ये हमारी एक तरह की जीत है। दूसरा, हमने एक जो सबसे अच्छा काम जो पाइपलाइन में है, अब हम साहित्य अकादमी को आपकी तरह से सोशल मीडिया से जोड़ने में भी सफल रहे। अब हमारा हर आयोजन यूट्यूब पे है, क्या बात है। फेसबुक पे है, और उसको देखने वाले लाखों लाखों लोग। वो सीमाएं जो एक आयोजन की होती हैं कि भाई 1,000 आदमियों ने सुना, उसके बाद किसी को पता नहीं है, तो अब वो है कि आप किसी भी बड़े रचनाकार का वक्तव्य हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये हमने नई चीज़ शुरू की है। और आने वाले दिनों में ई पब्लिकेशन का भी हमारा एक आयोजन है। और रैना साहब मुझे बताते हुए ये बड़ा, हम इस देश के सबसे बड़े प्रकाशक हैं। साल में 365 दिन होते हैं, हम वर्ष में 450 किताबें छापते हैं, और 24 भाषाओं में छापते हैं। जी जी जी। हर 18 घंटे में हमारी एक किताब छप के बाहर आती क्या बात है। है। तो ये इसको और गति देंगे। और एक दिमाग में ये भी है कि भारतीय साहित्य की जो गरिमा महिमा है उसको हम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने समारोह होते हैं, बुक फेयर होते हैं, उसमें सक्रिय भागीदारी है। अब वो नहीं है कि घूमने फिरने के लिए जाते हैं, वहाँ जाके अपनी चीज़ों को शोकेस करते हैं, और चाहते हैं कि ये दायरा बढ़ता रहे। और हमने ये साबित भी कर दिया है कि इंडियन लिटरेचर इज़ वन दो रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस। और हमने जो फिल्में बनवाई हैं, और वो विविध, ये जो दूरदर्शन का भारती चैनल है, लगभग हर रोज 2 से 3 बजे तक एक फिल्म दिखाता है। पिछले दिनों रहमान राही पे जो फिल्म आई, जी जी कल जी जी। निर्मल वर्मा जी पे आई। तो हमने एक तरह से इन माध्यमों का सहारा लेके, पहले तो केवल प्रिंट मीडिया ही हम तक हमारा था, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी मदद ली है, और हम बहुत सफल रहे हैं। तो ये है, और इस दायरे को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक, मैं आप जैसे मित्रों का भी बड़ा आभारी हूँ। साहित्यकार की रचना को समाज तक पहुंचाने का काम आप जैसे पैटर्न्स करते हैं, और आप जो कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, और सारे साहित्यिक समाज की ओर से भी करता हूँ। जौहरी है जो हीरे को जानता भी है और उसकी चमक को दूर तक प्रसारित करता है। तो साहित्य में ये जो पैटर्न्स हैं और पैटर्नेज देने वाली संस्थाएं हैं, आप जैसे लोग मित्र हैं, इन लोगों ने साहित्य के दायरे को बढ़ाया है, और यही हमारी उपलब्धि है। और इसी उपलब्धि के सारे हम गर्व भी कर सकते हैं। ये है। बहुत बहुत आपने आप इतना अब आपने इतने संकल्प लिए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि साहित्य अकादमी के माध्यम से इनकी सबकी पूर्ति हो और ये सफल तरीके से आगे बढ़े, ताकि साहित्य को एक समग्र रूप में उसको अपना स्थान मिले। और खास करके जो नवलेखक हैं, जो नए लिखने वाले हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और बहुत ऐसे भी हैं जिनको तुरंत पहचान नहीं मिल पाती है, लेकिन कौशिक जी लिखते बहुत अच्छे हैं, उनको भी आपके माध्यम से स्थान मिलेगा। युवाओं के लिए हमारी बहुत योजनाएं हैं।
एक नवांकुर नाम से हम उनकी किताबें भी छापते हैं, अवार्ड भी देते हैं। युवाओं के हम मल्टीलिंगुअल कर रहे हैं, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि नई पीढ़ी हमसे ज्यादा आगे है। उसके पास अपनी भाषा है, नए समाज को समझने की हमसे ज्यादा कुवत भी है उनके पास, और कई बार हमसे निर्णय नहीं होता। इतनी अच्छी किताबें एक साथ आती है कि जूरी के लोग हमें बताते हैं कि हमारे सामने संकट खड़ा हुआ है। मैं ज्ञानपीठ की भी युवा की जूरी में रहा हूँ, तो इस समय भारतीय भाषाओं के जो युवा हैं वो बहुत कमाल का लिख रहे हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूँ। बहुत बहुत कई बहुत बार बहुत ये बढ़िया, होता है कि चले। नई पीढ़ी के मन में ये होता है कि देखो जी हम बड़े महान हैं, लेकिन सच बात तो है कि आने वाली पीढ़ी ज्यादा महान है, उसको हमसे ज्यादा जानकारी है। कई बार ये तो लगता है कि उनके पास साधन ज्यादा है, साधना कम है। हमारे पास साधना ज्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उस साधन के साथ वो साधना जोड़ ले तो हमसे बहुत आगे हो जाएंगे वो। ये भी सच बात है। बिल्कुल सही बात है। अब आप कुछ तो कोई एक गजल सुनाना चाहते हैं? मैं अब आप उसी सुना। गजल से समापन करूंगा, और ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। क्या बात है, आपका दिल स्वागत में है कौशिक जी। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। क्या बात है, क्या दिल बात में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। और शेर देखिए कि हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। है। आए है, क्या बात है, हमें क्या युद्ध बात है। आतंक बहुत भूख से मारी बहुत बढ़िया। धरती बख्शी है। आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। आए है, क्या बच्चे बात भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। है। आए है, क्या बात है। बच्चे भी अब खेल रहे हैं बहुत खतरनाक बढ़िया। हथियारों से। बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। दावा है मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। मध्य। वाह 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 दावा वाह, है क्या बात। मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। और शेर देखिए कि वाह आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। वाह वाह। आधी और अधूरी चाहत कब तक जिंदा रखेगी। कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। हाँ 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 वाह, ये फिर आधी से और सुनाइए। अधूरी वाह चाहत वाह। कब क्या तक बात है, जिंदा क्या बात है। रखेगी। वाह वाह कागज वाह। पर ही दे पर घर का नक्शा सही नक्शा सलामत दे। सलामत दे। और ये आखिरी शेर के भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। वाह हाँ हाँ भीड़ हाँ। भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। सलामत दे। वाह वाह वाह। भीड़ भरी दुनिया में सबकी अलग अलग पहचान तो हो। इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। और दिल में हरदम चुभने वाला कांटा सही सलामत दे। सलामत दे। आंखें दे या मत दे, लेकिन सपना सही सलामत दे। सलामत दे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब बताइए, इस पूरे कार्यक्रम में जो आपने अभी समापन जो गजल सुनाई, कमाल का। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आनंद आया, आनंद आया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, मैं भी क्या बात आपका है। बहुत नहीं सर, टाइम तो हो गया। अब ऐसे आपके साथ कार्यक्रम करने में क्या टाइम है। तो बहुत सारे मित्र हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं एक तो उपेंद्र नाथ रेणा जी का बड़ा आभारी हूँ
कि उन्होंने पूरे मानस परिवार को इकट्ठा किया, मुझे बातचीत करने का अवसर दिया और सभी भाइयों से मिलने का मौका दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं, जिन रचनाओं को मैंने आज पढ़ा मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मेरे मन में ये बात थी कि पहली बार मैं विद्वानों की संगत में बैठा हूँ, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो इसको सुन रहा है। इसलिए मैं रेणा साहब का भी आभारी हूँ। उन्होंने हमारा मानस परिवार, बौद्धिक परिवार इकट्ठा किया, मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का, और हम एक तरह से समाज को बदलने का सपना लेके चल रहे हैं। और ईश्वर करे उपेंद्र नाथ रैना जैसे और मित्र हों जो समाज में साहित्य के प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभाते रहें। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कौशिक जी, आपने अपने व्यस्त समय में से ये मेरे लिए समय निकाला है। मैं भी बहुत अभिभूत हूँ, और आप आए इस पटल पर और इसकी शोभा बढ़ाई आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में मित्रों का भी जो इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। 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 जय हिंद। मित्रों, आज के हमारे विशेष अतिथि थे वरिष्ठ कवि साहित्यकार और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक। इसके साथ ही आज का रचना धर्मिता कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। उपेंद्र नाथ रैना को अब अनुमति दीजिए